Yes, good morning. Good morning, everyone. Good morning, Ritesh, MD, Sunil Kumar, Ritesh, Manisha, सबको good morning. वैभव, very very good morning. Monica, love you. Sanjeet, Meenu, सबको good morning. Good morning to all my students. Jayant, Manju, Anju, PS Raja, Rahul, Kush, Sonu, Nitish, सुनील गुप्ता, सेजल, सबको गुड मॉर्निंग. हाँ, बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, टेलीग्राम का लिंक बहुत कैसे हो आप? आई एम फाइन. टेलीग्राम का जो लिंक है ये तो बहुतों के पास पहुंच गया है. और भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. बहुत सारे बच्चों के पास ईमेल पहुंच गया है, लिंक का इन्विटेशन मेल पे पहुंच गया है, लेकिन बहुतों के पास टेलीग्राम ऐप उन्होंने डाउनलोड नहीं किया है. पहले तो टेलीग्राम ऐप को आपको डाउनलोड करना है. ओके, टेलीग्राम ऐप आपको क्रिएट करना है. यस, टेलीग्राम ऐप बनाओगे, उसके बाद ईमेल पे लिंक पे जाओगे तो अपने आप जुड़ जाओगे. और बहुतों के पास ईमेल गया है, टेलीग्राम भी है, बट उनको दिक्कत आ रही है. बहुतों का तो मेल ही गलत है. तो उसको क्या करना है? बहुतों के पास बहुतों के पास मेल पे इनविटेशन लिंक गया है और टेलीग्राम का ऐप भी है, बट उनको भी दिक्कत आ रही है. तो मैं एक नंबर शेयर करती हूँ. ठीक है, नंबर शेयर कर रही हूँ. उस पे जाके आप उनसे आप उस नंबर पे अपना नंबर शेयर करोगे तो आप जुड़ जाओगे. ओके, ये नंबर लिख लो आप. इट्स 999 It's 999 630 63031. ठीक है ना? 999 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. और एक है ना 91 भी है. 91 2 4 6 8 10. 91 91 999 63031. ये नंबर पे आप जाओगे तो अपना नंबर शेयर करोगे, वो आपको जोड़ देंगे. ठीक है. मैम पीडीएफ कहाँ? बता रही हूँ. बहुत सारे बच्चों को देख रही, बहुतों के पास तो चला गया है. बहुत सारे बच्चे जुड़ भी गए हैं टेलीग्राम लिंक से, बट टेलीग्राम चैनल से बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है. कि मैम मेल पे इन्विटेशन लिंक तो आ गया है. अगर लिंक आ गया है और टेलीग्राम ऐप नहीं है तो पहले तो आपको टेलीग्राम ऐप बनाना होगा ना. टेलीग्राम बनाना होगा तभी तो आप जुड़ पाओगे. और बहुतों के पास टेलीग्राम है, मेल पे लिंक भी आया है, बट लिंक क्लिक करने पे नहीं खुल रहा है. तो वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या तो इस नंबर पे अपना मैसेज भेज सकते, मतलब अपना नंबर शेयर कर सकते हो. इस नंबर पे अपना नंबर शेयर करोगे, आपको ऐड कर दिया जाए. ओके. हाँ, बहुतों को मिल गया. आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है? सद्दाम हुसैन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो इस नंबर पे कॉल करिएगा. अभी मैंने ऐसा क्या पढ़ा दिया कि आपको समझ में नहीं आ रहा है? क्या पढ़ा दिया है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है. क्या नहीं समझ में आ रहा है बताइए. पहले बताइए तो. गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग प्रफुल्ल. आवाज नहीं आ रही है, रिफ्रेश करिए. समझने का ट्राई तो करो. हाँ, क्या नहीं समझ में आ रहा है? एक ने तो मुझे उनको एक्स्ट्रा क्या, पहले तो मैं देखूं कि उनको क्या नहीं समझ में आ रहा है. कॉमेडी नाइट्स है मैम. चलिए पहले मुझे बताइए. यस निखिल, पहले मुझे बताइए कि क्या नहीं समझ में आ रहा है. ये टेलीग्राम वाला समझ में नहीं आ रहा है, क्या बताइए पहले. चलिए अब खत्म करते हैं. ओके, चलो. जिसको दिक्कत हो रही है वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या अपना नंबर शेयर कर दें. आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओगे. गुड मॉर्निंग. ओके, चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ.
हाँ, ईमेल पे लिंक नहीं खुल रहा है, और अगर आपके पास टेलीग्राम भी है और ईमेल पे नहीं खुल रहा है, उसी के लिए मैंने ये नंबर दिया है। ये नंबर पे आप बात कर सकते हो या अपना नंबर भेज सकते हो, ऐड कर दिए जाओगे। चलो लेट अस स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो लास्ट क्लास कुछ सेंटेंसेस बच गए थे। लास्ट क्लास हमने इन्वर्जन किया था, ये कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी हो गया था, हाँ ये भी हो गया था। ये वाला सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस देखो। अभी कल हमने पैरेललिज्म किया था। पैरेललिज्म में पैरेललिज्म कंजंक्शन से होता है। अगर कंजंक्शन के दो साइड वर्ब है तो दोनों वर्ब को सेम होना चाहिए। इसका आंसर बताइए। अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप full of green vegetation will not just attract our attention but fill us with infinite satisfaction. चलिए आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए। और ये भी पैरेललिज्म ही है, बट है, बट कंजंक्शन होता है। अब देख लो, पहला वाला पार्ट में तो एरर नहीं है। पहला वाला पार्ट में क्या है, कौन सा टेंस है, फिर हम बाद वाले पार्ट को डिसाइड करेंगे। आंसर बताइए। नो इम्प्रूवमेंट। अच्छा, विल फिल अस। एक मिनट। विल नॉट जस्ट अट्रैक्ट, विल नॉट जस्ट अट्रैक्ट, ठीक है। अट्रैक्ट हमारा V1 है, एंड से जुड़ा है, ठीक है। ये तो नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस हमारा इधर फ्यूचर में जा रहा है। फ्यूचर में जा रहा है तो पास्ट नहीं होगा, पास्ट तो होगा नहीं, ठीक है। ये फिल देम भी नहीं होगा। फिल देम इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि बात आवर की हो रही, आवर अटेंशन, हमारे अटेंशन की बात हो रही है, तो अस होना चाहिए। ये भी नहीं होगा। अब आपके दिमाग में जाएगा कि मैम ये भी तो V1 है, ये भी तो V1 है, और ये भी V1 है, बट ये फिल अस। कुछ के दिमाग में जाएगा कि विल को कॉमन मान लेंगे और यहाँ V1 है तो चलो यहाँ भी V1 लगा देंगे। तो कुछ के दिमाग में आंसर नो इम्प्रूवमेंट भी जाएगा, कुछ के दिमाग में विल भी जाएगा, कुछ के दिमाग में विल भी जाएगा। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता ना, अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं होता तो तब आप नो इम्प्रूवमेंट करते, तब आप नो इम्प्रूवमेंट कर सकते थे। लेकिन इन्होंने दिया है फिलर्स और एक जगह दिया है विल फिलर्स, दोनों आ गया। तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट कौन है, विल फिलर्स, क्योंकि ये फ्यूचर जा रहा है। जब पहला वाला पार्ट फ्यूचर जा रहा है, कंजंक्शन से जुड़ा है, इसको भी फ्यूचर डालेंगे, इसको भी फ्यूचर। सो अल्टीमेटली दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। यस, ए इज द आंसर। रेखा, ए इज द आंसर। अगर ये ऑप्शन नहीं होता, सपोज ये ऑप्शन नहीं होता, तब हम क्या करते, इसको V1 मान लेते और इसके साथ भी V1 लगाए, तब हम नो इम्प्रूवमेंट मानते हैं। बट यहाँ तो दोनों दे दिया है, इसको और भी ज्यादा फ्यूचर कर दिया है। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। अब सबसे ब्यूटीफुल टॉपिक इन्वर्जन, ठीक है। अभी हमने वर्ब एंड पैरेललिज्म पढ़ा, आज मैं आपको वर्ब एंड इन्वर्जन पढ़ाऊंगी, उसके बाद हम मॉडल वर्ब्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। इन्वर्जन, पहले मुझे बताओ इन्वर्जन का मतलब क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको ये इन्वर्जन है, इसको एक टॉपिक ही मान लो, कई सारे बुक्स में मेंशन नहीं भी करते हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इन्वर्जन खुद में एक टॉपिक है, एक अलग सा चैप्टर ही है, क्योंकि इन्वर्जन का कुछ पार्ट मैं आपको वर्ब में पढ़ाऊंगी, इन्वर्जन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको एडवर्ब में पढ़ाऊंगी, फिर हम कुछ इन्वर्जन कंजंक्शन में पढ़ेंगे, और एक्टिव पैसिव और नरेशन में तो हो गई इन्वर्जन का यूज होता ही। कई बार हम इन्वर्जन का यूज कंडीशनल सेंटेंस में भी करते हैं, कंडीशनल में भी। तो जस्ट सी द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वर्जन। ये सब चैप्टर में अलग अलग से हम इन्वर्जन पढ़ेंगे, बट आज हम इन्वर्जन का वो पार्ट पढ़ेंगे जो वर्ब में काम आता है, वर्ब में काम आता है। ओके, हाँ, यस। इन्वर्जन हैज बीन कॉइन्ड फ्रॉम द वर्ड इनवर्स। ये इन्वर्जन वर्ड किससे बना है, इन्वर्जन वर्ड बना है इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, ऑपोजिट। जनरली सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद सेंटेंस में वर्ब आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। जनरली एक नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस में, एक नॉर्मल वाक्य में पहले कर्ता आता है, फिर क्रिया आता है। बट उल्टा कब हो जाता है, इनवर्स मतलब उल्टा। उल्टा कब हो जाता है, जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया। तो इफ somebody asks you what is inversion, इन्वर्जन होता क्या है, इन्वर्जन वो फिनोमिनन है, इन्वर्जन उसको बोलते हैं जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया। और जनरली इन्वर्जन किस टाइप ऑफ सेंटेंस में होता है, जनरली इन्वर्जन क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में होता है।
What is inversion? Inversion takes place when verb comes before subject. Generally in a sentence, first we have a subject and then we have a verb in a normal sentence. But inversion takes place when verb comes before the subject, and generally inversion takes place in interrogative sentences. What are interrogative sentences? Interrogative sentences are the sentences ending with a question mark. ठीक है, जनरली इन्वर्जन इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान है क्वेश्चन मार्क. बहुत सारे बच्चे व्हाट, हाउ, व्हेन देख के सेंटेंस को प्रश्नवाचक समझ लेते हैं. व्हाट, हाउ से सेंटेंस क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, इंटरोगेटिव नहीं होता. इंटरोगेटिव होने के लिए क्वेश्चन मार्क चाहिए, क्वेश्चन मार्क चाहिए. अब ये देखो सेंटेंस मैंने लिख दिया, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, and then I write what you are doing. दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखो, जस्ट सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द सेंटेंसेस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द सेंटेंसेस? द ओनली डिफरेंस इज ऑफ आर यू एंड यू आर. यहाँ देखो ये सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है और यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है. दोनों में बस वही डिफरेंस है. किसमें इन्वर्जन हो रहा है? किसमें इन्वर्जन हो रहा है? नहीं, इम्पेरेटिव सेंटेंस में कभी इन्वर्जन नहीं होता है. इम्पेरेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं होता है. चलो बताओ किसमें इन्वर्जन हो रहा है? सेकंड में इन्वर्जन कहां से हो रहा है? फर्स्ट वाले में हो रहा है. फर्स्ट में हो रहा है ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, इसमें इन्वर्जन हो रहा है, और इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा है. सेकंड वाला सेंटेंस गलत है क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है. ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, एंड क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में इन्वर्जन होना चाहिए. इसमें हो रहा, सो दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज रॉन्ग, रॉन्ग. ओके, फिर मैंने लिखा मैंने हाउ आर यू. चलो ये तो सही है, हाउ आर यू, हाउ आर यू. और फिर मैंने लिखा हाउ फूल टॉम इज, टॉम है. और फिर लिखा हाउ फूल इज टॉम. पहले मुझे बताओ कि पहला वाला सेंटेंस हाउ से स्टार्ट हो रहा है और नीचे का भी दो हाउ से स्टार्ट हो रहा है. पहला वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव है ना, पहला वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव है. हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू से मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, और दिस इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, तो ये तो सही. अब ये दोनों देखो, हाउ फूल टॉम इज एंड हाउ फूल इज टॉम, कौन सा, विच वन इज करेक्ट? थर्ड एंड फोर्थ में विच वन इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? कौन सा करेक्ट है? ये वाला करेक्ट है, ये रॉन्ग है. बिकॉज नो डाउट ये भी सेंटेंस हाउ से स्टार्ट हो रहा है. हाउ फुल, टॉम कितना बेवकूफ है, इससे मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ, आई एम नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन, सो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन मार्क सेंटेंस. इसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी वाला सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस एंडिंग विद द एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग सडन फीलिंग ऑफ जॉय. कोई आश्चर्य, जॉय का फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो, तो यहाँ से तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, इसका मतलब इंटरोगेटिव नहीं है, और इंटरोगेटिव का साइन भी तो नहीं है, और इंटरोगेटिव का साइन नहीं है, इसका मतलब इन्वर्जन नहीं चाहिए. इसमें हो रहा है ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, इसमें इन्वर्जन हो रहा है, इसलिए ये गलत है, ये सही. ओके, मैं सिंपली ये बताना चाह रही थी कि व्हाट, हाउ, व्हेन से सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं होता है. सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है क्वेश्चन मार्क से. यस, ओके, अभी मैं और भी सेंटेंसेस दे रही हूँ. चलो आगे बढ़ते हैं. मैंने लिखा he asked when I would come, और फिर लिखा मैंने he asked when would I come. एक है would I और एक है I would, और थर्ड सेंटेंस में लिखा when would I come, और देन आई राइट फोर्थ में when I would come. अब मुझे बताओ कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट.
चलिए बताइए। डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन मार्क। चलो बताओ, पहला वाला सेंटेंस में देखो, ये सेंटेंस मुझे ये बताना है कि व्हेन से, व्हाट से, हाउ से सेंटेंस प्रश्नवाचक नहीं बनता है, सेंटेंस प्रश्नवाचक, सेंटेंस इंटरोगेटिव बनता है क्वेश्चन मार्क से। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे नहीं। कौन वाला करेक्ट है? पहला वाला करेक्ट है, पहला वाला करेक्ट है, क्योंकि ये देखो आई वुड, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इसका मतलब है नो इन्वर्जन, नो इन्वर्जन। बट यहाँ सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है। पहला दोनों सेंटेंस में यही डिफरेंस है ना, कि पहला में इन्वर्जन नहीं हो रहा और दूसरे में इन्वर्जन हो रहा है। अब आपको डिसाइड करना है कि इस सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए या नहीं। डू वी नीड अ इन्वर्जन इन दिस सेंटेंस और नॉट? बिकॉज दिस सेंटेंस इज एंडिंग विद अ फुल स्टॉप, इट्स एंडिंग विद अ फुल स्टॉप। व्हेन देख के सेंटेंस को प्रश्नवाचक मत समझना, इट्स एंडिंग विद अ फुल स्टॉप, दैट मीन्स कि हमें इन्वर्जन नहीं चाहिए। ये वाला गलत है, ये करेक्ट है। ये आपको नरेशन में हेल्प करेगा ऑप्शन छांटने में। फिर देखो, व्हेन वुड आई कम, मैं कब आऊं, इससे तो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना, यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा, यहाँ मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ये इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, और प्रश्नवाचक सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए, सब्जेक्ट से पहले वर्ब। ये वाला सही है, ये वाला गलत है, इसमें नहीं हो रहा। ओके, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जो आप पूछ रहे, जैसे आप पूछ रहे हो ना आशुतोष कि मैम क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आप क्वेश्चन ही पूछ रहे हो मेरे से। ये आपका एक क्वेश्चन ही है। इतना सिली बातों को आप पूछ रहे हो ना आप लोग। ये कभी मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगी कि बैच में कोई बच्चा ऐसा भी बोले कि मैम क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन मार्क चाहिए, बस याद रखो। फोर्थ क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क है ना, ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, और क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये गलत है, ये गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी को मैंने यहाँ पे समझाया। एक चीज आप स्टूडेंट्स को ध्यान रखो, ठीक है? बैच में ठीक है, आप यहाँ आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता है, इसलिए आप यहाँ पढ़ने आए हो, और मेरी ड्यूटी है आपके हर डाउट्स को क्लियर करना। बट बहुत सिली नहीं पूछोगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है? और कमेंट देने में जितना आप लोग इंटरेस्टेड रहते हो ना, कमेंट दो, आप अपना क्वेरी पूछो, लेकिन जब मैं समझा रही हूँ ना उस समय कोई कमेंट मत डालो। उसी वजह से आप लोग बोलते हो मैम प्लीज फिर से रिपीट करिए, रिपीट करने की जरूरत पड़ जाती है। होता क्या है, ठीक है, ये इंग्लिश का बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक सिलेबस है, तो शुरू में आप इधर उधर करके बहुत टाइम वेस्ट कर देते हो। इसी वजह से क्या होता है कि बैच लास्ट हड़बड़ी में होने लगता है। तो बैच को हम लोग सेम पेस में रखेंगे। इररेलेवेंट क्वेश्चंस आपको नहीं पूछना है, और जो क्वेरी है वही पूछिए, और जब मैं समझा रही हूँ तो उस समय चुपचाप सुनिए, तो ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसको अभी तक मैं 3 बार समझा दिया, अब मैं इसको चौथे बार समझाऊंगी फिर से। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इन्वर्जन, इन्वर्जन क्या होता है? व्हेन वर्ब कम्स बिफोर सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ गया उसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। जनरली इन्वर्जन किस, मैंने जनरली वर्ड क्यों लिखा ये बताऊंगी। सामान्यतः जनरली इन्वर्जन किस टाइप ऑफ सेंटेंस में होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस, प्रश्न पूछने वाले सेंटेंस। कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस क्वेश्चन मार्क है? कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है? क्वेश्चन मार्क से। सीधा साधा है, इसमें 2 बार समझने की कोई जरूरत ही नहीं है। ओके, क्वेश्चन मार्क से पता चलेगा कि सेंटेंस। अब ये मत बोलना कि मैम इसमें से क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं। कुछ के दिमाग में आएगा कि चलो इसमें से क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन मार्क का एरर नहीं आता है, ठीक है? क्वेश्चन मार्क का एरर एग्जाम में नहीं आता है। ये सेंटेंस देखो, व्हाट आर यू डूइंग और व्हाट यू आर डूइंग, ये गलत है, और दिस वन इज करेक्ट, बिकॉज ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए, सब्जेक्ट के पहले वर्ब, और इसमें हो रहा है, इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा, इसलिए गलत है। व्हेन ही विल कम गलत है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले वर्ब चाहिए, तो व्हेन ही विल नहीं होगा, व्हेन विल ही होगा। विल ही, सब्जेक्ट से पहले वर्ब चाहिए। एक बार रिस्पॉन्ड करिए, क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं। इज इट क्लियर? फटाफट रिस्पॉन्ड करिए। अब रिस्पॉन्ड करने के लिए मना नहीं किया है, इररिलेवेंट क्वेश्चन के लिए मना किया। हाँ, ओके, क्लियर है। और एक दो चीज याद रखना है। कुछ बच्चे ने अपने दिमाग में ये भी बैठाया कि मैम इन्वर्जन क्या ऑक्सिलरी वर्ब से होता है? क्योंकि यहाँ पे देखो
यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है ना, आर ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन है। यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी आ गया, यहाँ भी सब्जेक्ट के पहले मैंने ऑक्सिलरी लाया। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि इन्वर्जन हमेशा सहायक क्रिया के साथ ही होगा। अब अभी मैंने लिखा हाउ आर यू, यहाँ भी तो इन्वर्जन हो रहा है ना, यहाँ भी इन्वर्जन हो रहा है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। बट ये आर कौन सा वर्ब है, ऑक्सिलरी है कि मेन है, ऑक्सिलरी है कि मेन है? हाँ, पहला वाला सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क, ऑक्सिलरी है कि मेन है? मेन है, मेन है, मेन, क्योंकि इज एम आर मेन भी होता है, ऑक्सिलरी भी होता है, बट यहाँ तो एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब है, तो मेन वर्ब के साथ हो रहा है। तो सेकंड चीज आपने क्या सीखा कि इन्वर्जन हमेशा ऑक्सिलरी के साथ ही नहीं होगा, मेन के साथ भी हो सकता है। मैंने लिखा हाउ इज ही, कैसा है वो, यहाँ देखो सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ गया, इन्वर्जन हो रहा है, मेन वर्ब। तो इन्वर्जन मेन वर्ब के साथ भी हो सकता है, इन्वर्जन ऑक्सिलरी के साथ भी हो सकता है। बस इन्वर्जन में होता क्या है कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब आता है, चाहे वो ऑक्सिलरी हो चाहे वो मेन हो। ओके, यस, दोनों के साथ। हाँ, अभी तो चलो मैंने बोला, क्योंकि यहाँ मुझे अभी बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, कि जनरली इन्वर्जन इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। बट कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो इंटरोगेटिव नहीं होता है बट फिर भी उसमें इन्वर्जन आता है, वो मैं आपको कंजंक्शन और एडवर्ब में पढ़ाऊंगी। बस अभी याद रखो कि इन्वर्जन का मतलब है सब्जेक्ट्स के पहले वर्ब, और इन्वर्जन इंटरोगेटिव में आता है, वो हम कंजंक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला सही है, ये वाला करेक्ट है। ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड कम और व्हेन वुड आई कम। देखो ये इंटरोगेटिव नहीं है, पहला 3 सेंटेंस 4 सेंटेंस इंटरोगेटिव था तो मैंने इन्वर्जन किया, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे फुल स्टॉप से खत्म हो रहा है। बस मुझे ये सेंटेंस दोनों मैंने इसलिए दिया ना कि बच्चे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में बैठाया व्हाट व्हेन हाउ से सेंटेंस इंटरोगेटिव बनता है। नो, इट्स नॉट नेसेसरी कि व्हाट व्हेन हाउ से सेंटेंस इंटरोगेटिव बने, सेंटेंस इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क से बनता है। बट ये तो फुल स्टॉप वाला है, और फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में हमें इन्वर्जन, अच्छा दोनों अलग अलग, फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं चाहिए, बट इसमें हो रहा है ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, इसमें हो रहा है, बट इन्वर्जन नहीं चाहिए बिकॉज दिस इज क्वेश्चन मार्क। ये सही, दिस वन इज करेक्ट, फर्स्ट वन इज करेक्ट। चलो, अब इन्वर्जन मैंने आपको बताया, इन्वर्जन का वो हिस्सा बताया जो आपको वर्ब में जरूरी है। अब इस पे बेस जो हमारे एग्जाम में सेंटेंसेस आ गए, आप खुद फील करोगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, जैसे जैसे आगे सिलेबस बढ़ेगा बहुत जगह आपको ये इन्वर्जन का यूज मिलेगा। अब इस पे बेस सेंटेंसेस देखिए, ये सब आपके प्रीवियस ईयर के ही सेंटेंसेस है। दे कुड नॉट टेल मी व्हाई डिड ही नॉट ईट हिज लंच, आंसर बताइए इसका। आशुतोष, एग्जाम में यू पीपल आर सो रेस्टलेस, सो रेस्टलेस। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा मुझे टाइम दिया होता है ना आशुतोष, तो आप इतना एनर्जी वेस्ट करने का जरूरत ही नहीं होता, सब एग्जाम के सेंटेंस। क्या मैं आपको इतनी स्मार्ट लगती हूँ कि मैं सेंटेंस अपने से बना बना के क्वेश्चन लाऊं? उतनी स्मार्ट तो मैं हूं नहीं, समझाऊंगी मैं। क्वेश्चन सब प्रीवियस पेपर का है क्वेश्चन प्रीवियस पेपर का है। बी आंसर बोल रहे हैं बच्चे, एक मिनट मुझे बताओ कि ए गलत क्यों है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो ए गलत क्यों है? ए गलत क्यों है? ए गलत क्यों है किसी का नो इम्प्रूवमेंट। ए गलत इसलिए है, सब सेंटेंस पे ध्यान दो, जब भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ गया ना, आपके पास प्लेट में 4 ऑप्शंस है और चारों ऑप्शन में से आपको टेस्टी वाला चुना। आपको चारों ऑप्शन में डिफरेंस देखो, ही हैड ही, यहाँ देखो सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है, यहाँ सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है, इसका मतलब है इन्वर्जन हो रहा है, इसमें इन्वर्जन हो रहा है, इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, नो इन्वर्जन, नो इन्वर्जन। यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, नो इन्वर्जन, नो इन्वर्जन। और यहाँ देखो सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है, यहाँ इन्वर्जन हो रहा है। आपका सारा ऑप्शन जो दिया है ना वो इन्वर्जन का खेल है, बस आप डिसाइड करो कि इस सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए या नहीं। सेंटेंस देखो क्या से खत्म हो रहा है, फुल स्टॉप से, और फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं चाहिए, बट इसमें तो हो रहा है, क्वेश्चन गलत है। इसमें भी इन्वर्जन हो रहा है, गलत है। और इसमें देखो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना, ईट, एट, ईटन। एट तो सेकेंड फॉर्म है ना, तो हैड के साथ
हैड के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, ईटन आना चाहिए, बट ये गलत। बट डिड के साथ तो आ सकता है ना V1 फॉर्म। सो आंसर इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर। सी कहां से हो गया भाई? ये देखो कहां से सी आंसर दे दिया। हैड के साथ जानवी, हैड के साथ ईटन आना चाहिए ना, आपने अभी पढ़ा है हैड के साथ थर्ड फॉर्म, ये तो ऐसे भी नहीं हो। बट डिड के साथ तो V1 आता है। आंसर इज बी। बी ऑप्शन होगा। वेरी गुड चिंकी शर्मा। ओके, आई आस्क्ड हिम हाउ कुड ही गो आउट इफ इट स्टार्टेड रेनिंग। मैंने उससे पूछा कैसे जाओगे अगर बारिश होने लगी तो। ऑप्शन देखिए, सारा ऑप्शन का खेल है। कुड है, कैन है, कुड है, कुड है। एक तो कैन और कुड से डिसाइड करना। कैन प्रेजेंट होता है, कुड पास्ट होता है। सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, सेंटेंस पास्ट में जा रहा है तो कैन का तो सवाल ही नहीं है। तो ये तो वैसे ही हटा दिया, ये तो वैसे ही हटा दिया। ये देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हाउ कुड ही गो, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, इसमें इन्वर्जन हो रहा है। बट हमें इन्वर्जन नहीं चाहिए क्योंकि फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है। नो इम्प्रूवमेंट आंसर नहीं होगा। और अभी मैंने आपको खैर पढ़ाया नहीं है, बट कुड मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के साथ मॉडल वर्ब में पढ़ाऊंगी, V1 आता है। ही कुड गोज नहीं होता है, ही कुड गो, गो सी। मॉडल वर्ब में पढ़ाऊंगी, उसमें बताऊंगी कुड के साथ V1। नो इम्प्रूवमेंट कहां से हो गया भाई? नो इम्प्रूवमेंट कहां से हो गया? सी हो आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। ही मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ ऐसा बोलोगे, ही विल गोज बोलोगे, ही विल गोज नहीं बोलोगे ना, ही विल गो। मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेता है, V1। सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, आई शुड गो, आई कैन गो, आई कुड गो, मॉडल वर्ब के साथ V1। सब एग्जाम का ही सेंटेंस है। आई आस्क द, इस बार गलती नहीं करना, मुझे सब कमेंट बॉक्स में सब करेक्ट आंसर चाहिए। आई आस्क द ट्रैवलर वेयर इज ही गोइंग, वो बाद में पढ़ेंगे अनुष्का। नेवर और सो वो सब एडवर्ब है। जब वाक्य एडवर्ब से शुरू होता है वो इन्वर्जन लेता है, वो सब हम एडवर्ब में पढ़ेंगे। चलो भाई वो भी कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। जनरली ही के साथ क्या लगता है? ही के साथ गोज लगता है। ही सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, ठीक है। लेकिन ही विल, अब बताओ ही विल गो या गोज? अभी मैंने इसको पढ़ाया नहीं है, लेकिन सिंस आपका डाउट आया तो चलो देख लेते। अब बोलोगे कि मैम आपने तो ही के साथ गोज लगाया, तो यहाँ भी तो सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर ही है, तो फिर आपने गोज क्यों नहीं लगाया? ही विल गोज क्यों नहीं लगाया? ही विल गो क्यों लगाया? क्योंकि विल मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ बेस फॉर्म V1 लेता है। V1। आई आस्क्ड, सारा ऑप्शन देखो, इज वॉज। ये सेंटेंस पास्ट में जा रहा है। द सेंटेंस गोज इन पास्ट टेंस, सेंटेंस पास्ट में जा रहा है। हाँ, पास्ट में जा रहा है तो इज तो होगा नहीं, वॉज होना चाहिए। ये हटा, एक ऑप्शन हटा। और क्वेश्चन में भी इज लगा, ये भी गलत है। क्वेश्चन भी नो इम्प्रूवमेंट नहीं। और यहाँ इसमें इन्वर्जन हो रहा है ना सब्जेक्ट से पहले, बट ये फुल स्टॉप है, इसमें इन्वर्जन नहीं चाहिए। आंसर इज सी। नेक्स्ट, वेयर डिड यू केम फ्रॉम, ये तो क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए। चलिए आंसर बताइए। वेयर डिड यू केम फ्रॉम, वेयर यू डिड कम, वेयर डिड यू कम्स। ये कम्स V5 है, ये V1 है और ये V1 है। कल ही आपने पढ़ा कि डिड के साथ वर्ब का V1 फॉर्म आता है, तो ये तो वैसे ही हट गया ऑप्शंस, ये तो वैसे ही हट गया। डिड के साथ केम V2 है, डिड के साथ, डिड तो अपने आप में पास्ट है, फिर से केम क्यों लगाओगे? नो इम्प्रूवमेंट भी हट गया, अब दो ही बचा। वेयर यू डिड कम, इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा है और इसमें हो रहा है, इसमें इन्वर्जन हो रहा है। अब डिसाइड करो कि इन्वर्जन चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए। सो C1 इज करेक्ट, सी करेक्ट। अब सबका आंसर करेक्ट आ रहा है। अगर मैं डांट भी दूं ना तो मेरी बात का गुस्सा नहीं मानना है। आपका पूरा डाउट है क्वेश्चन पूछने का, मतलब डाउट पूरा राइट है क्वेश्चन पूछने का, बट रेलिवेंट क्वेश्चन पूछना। ये नहीं पूछना कि क्वेश्चन कैसे पता चले कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मेरी बात का बुरा नहीं मानना है।
मॉडल वर्ब कौन कौन से होते हैं? अभी शांत रहिए, मैं बताऊंगी क्या होता है। अभी मॉडल वर्ब की कहानी बहुत लंबी है। अच्छा, ये तो फिर से रिपीट हो गया। हाँ, अब हम आ गए मॉडल वर्ब्स। ठीक है, पहले मुझे बताओ इन्वर्जन समझ में आया? एक बार रिस्पॉन्ड करिए। इन्वर्जन का एक छोटा सा हिस्सा था जो हमने वर्ब में खत्म किया। अब हम फिर इन्वर्जन कंजंक्शन में भी पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव, नरेशन और एडवर्ब में तो बहुत धमाकेदार तरीके से पढ़े। हाँ, डांटती भी हूँ तो हमारे लिए। मैं चाहती हूँ ना, मैंने देखा है, देखो मैं 3 साल से, पिछले 3 साल से ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, इसलिए बोल रहे, पिछले 3 साल हो गए। ठीक है, अभी ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस में है, बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से ऑनलाइन। बट ऑनलाइन 3 साल से मैं पढ़ा रही हूँ। पहले मैंने टॉप रैंकर्स पे पढ़ाया, करियर विल पे पढ़ाया और अन अकेडमी पे भी हूँ। फिर लगा कि बहुत पढ़ा लिया, अब अपना भी खोलना चाहिए। तो मैंने व्हाट आई फाउंड जब मैंने सबसे पहला ऑनलाइन बैच टॉप रैंकर्स पे पढ़ाना शुरू किया, कि जब जनरली जो बच्चे लगातार कमेंट करते हैं ना, उनका नाम टीचर को याद हो जाता है, कि ये बच्चे टीचर भी इंटरेक्टिव हो जाते हैं, बार बार बातचीत, उनका नाम फ्लैश होते रहता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग ललित, फ्लैश होते रहता है। लेकिन जब रिजल्ट आया ना, तो मैंने देखा, जब रिजल्ट आया, आज से 3 साल पहले की बात कर रही हूँ, जब रिजल्ट आया तो कुछ मुझे बच्चों ने ऐसे, जब रिजल्ट मुझे भेजा तो कुछ ऐसे नाम्स आए ना, नाम्स नहीं, कुछ ऐसे नेम्स आए कुछ ऐसे नेम्स आए जो मेरे स्टूडेंट थे, जिसे मैं जानती नहीं थी। हाँ, जिसे मैं जानती नहीं थी। तो फिर वो लोग बोलते थे, मैम हम तो आपके डार्क हॉर्स है। डार्क हॉर्स मतलब छुपा रुस्तम। ठीक है, लास्ट में बाजी मारा। वो बोलते थे कि मैम हम लोग कमेंट ज़्यादा नहीं करते थे, आपकी बातों को सुनते थे। तो वही मैं आप लोग से चाहती हूँ, आप अपने क्वेरी पूछो, क्योंकि टीचर सामने आपको नहीं अवेलेबल है, तो नो डाउट आप वहीं से पूछोगे ना। लेकिन पढ़ाते वक्त नहीं, पढ़ाते वक्त पहले पढ़ लो और टीचर को 5 मिनट टाइम दो। हो सकता है आप जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं ना, वो टीचर अभी 5 मिनट के अंदर समझाए, नहीं समझाए साइड में लिख के रख लो, उसको पूछो। तो व्हाट आई फाउंड कि ऑनलाइन बैच में रिजल्ट्स उन्हीं बच्चों का आता है जो चीज़ों को ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको शांत करवा रही हूँ, क्वेरी तो आप पूछोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में देखते रहती है, और जो क्वेरी मुझे जो पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड है तो मैं तुरंत बताऊंगी। अब आप मुझसे इन्वर्जन का एडवर्ब वाला बोलोगे ना, कि मैम एडवर्ब में भी तो इन्वर्जन होता है, तो मैं उस कमेंट को इग्नोर करूंगी, क्योंकि मुझे अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। ललित सोनी बोल रहे हैं, आई एम योर डार्क हॉर्स। कैसे पता कर लूँ कि मैं रिजल्ट दोगे तभी तो डार्क हॉर्स होगी। अब सब चुप रहोगे। ठीक है, अब बहुत दिमाग लगाने वाला टाइम है। मॉडल वर्ब्स, अब दिमाग लगाना है यहाँ पे। ठीक है, मॉडल वर्ब्स, एक मिनट देखती हूँ मैं यहाँ डाला है कि सब स्लाइड्स में रेडी है। मॉडल वर्ब्स। अब आप मॉडल वर्ब्स को पढ़ते कैसे? देखो क्या होता है, बुक में भी यही अवेलेबल होता है, बट अभी लास्ट 2-3 साल से मैंने जो प्रीवियस पेपर देखा, ऐसा एरर आ रहा है। मॉडल वर्ब्स में हम लोग क्या करते हैं, मॉडल वर्ब्स में आपको 10 पेज का नोट्स छपवा देते हैं। ठीक है, कैन और कुड के बीच का डिफरेंस, कैन एबिलिटी बताता है, ये बताता है, ये बताता, 5 चीज बताता है। विल 5 चीज बताता है, ये सब बता देते हैं। यूज टू ये 2-3 चीज बताता है, ये कर करके लिखवा देते हैं। ओके, माइट पॉसिबिलिटी बताता है, माइट परमिशन के लिए होता है, ऐसा ऐसा करके लिख देते हैं, पूरा 10 पेज का नोट्स छपवा देते हैं। लेकिन जो स्मार्ट बच्चे हैं ना, वो समझ जाते हैं। अगर प्रीवियस पेपर आपने देखा हुआ है, हम टीचर्स आपको 10 पेज का नोट्स छपवा देंगे एंड यू विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज यू स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी। टीचर आपको जितना ज़्यादा रूल्स छपवाए ना, तो आपको लगेगा कि टीचर बहुत ज़बरदस्त है। 10-10, 20-20 रूल छपवा रहे हैं, इसका मतलब है ज़बरदस्त टीचर है। लेकिन उससे कोई काम नहीं होगा। मैं आपको 10 की जगह 5 ही रूल्स करवाऊं, बट वो करवाऊं ना जो आपके एग्जाम में रियल में आता है, और अपने टीचर सही पढ़ा रहे हैं या नहीं, टीचर को जज करने के लिए आप मॉक टेस्ट उठाओ, आप प्रीवियस पेपर देखो। प्रीवियस पेपर बन रहा है, इसका मतलब है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ठीक है, मैं भी आपको मॉडल वर्ब सब पढ़ाऊंगी, लेकिन हम पहले एग्जैक्टली वो पार्ट पे फोकस करेंगे ना जो बुक्स में फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, जो बुक्स में फोकस नहीं करते हैं, अभी हम उस पार्ट पे फोकस करेंगे जो रियल में एग्जाम में आता है। अब मैं बता रही हूँ कहाँ से एरर आता है।
पूछने से पहले बता देते हो, मुझे पता है ना क्या क्या आपके दिमाग में आएगा। मैं आपको सब पढ़ाऊंगी, कैन कोड सब छपवाऊंगी, बिकॉज यू नेवर नो, एग्जाम का हर पहलू से हमें तैयारी करके जाना है। लेकिन सबसे पहले मॉडल वर्ब से एरर कहाँ से आता है, पहले मॉडल वर्ब से वो एरर कहाँ से जोड़ेंगे, मॉडल वर्ब्स प्लस फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। मॉडल वर्ब, वैसे तो मॉडल वर्ब अपने साथ वर्ब का V1 फॉर्म लेता है, बट कभी कभी V1 के अलावा, और बता रही हूँ, V3 भी ले सकता है, ING भी लेता है। तो पहले हम जोड़ेंगे मॉडल वर्ब को फॉर्म्स ऑफ वर्ब से। दूसरा, हम मॉडल वर्ब को जोड़ेंगे टेंस से। आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने टेंस नहीं पढ़ाया, तो आप टेंस से कैसे जोड़ दोगे। ठीक है, मैंने अभी आपको टेंस नहीं पढ़ाया, बट जितना भी, अगर आपने 10% भी टेंस का नॉलेज रखा होगा ना, फिर भी उससे काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मॉडल वर्ब को मैं टेंस से जोड़ूंगी तो उसके पहले टेंस पढ़ना हो, टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक वर्ब नहीं पढ़ोगे टेंस समझ में नहीं आए। मॉडल वर्ब को मैं टेंस से जोड़ूंगी। क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि बच्चों के दिमाग में रहता है ना कि विल इतना तो सब स्टूडेंट्स को पता है कि विल फ्यूचर के लिए होता है। जीरेंड भी पढ़ाना, ओके मैम, यू शुड स्टार्ट योर रिकॉर्डेड बैच ऑल्सो, ओके। अभी तो आपके बैच से अन अकेडमी को जबरदस्त प्रॉब्लम है। अभी तो SSC का स्टार्ट हो गया है ना, उनको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब कैसे सॉर्ट आउट करना है वो देखना है। मेंस का बैच भी उसी वजह से डिले हो रहा है, मेंस का प्रैक्टिस बैच अभी मैं स्टार्ट कर देती, उसी वजह से उनको प्रॉब्लम है। तो अब कुछ सोल्यूशन पे आना है। उनको दिक्कत हो गई है कि हम आपके ऐप से हमारा बिजनेस हैम्पर हो गया है। मैंने समझाया, आपका ट्रैफिक अलग है, मेरा ट्रैफिक अलग है, ठीक है। मेरे पास तो सिर्फ यहाँ इंग्लिश मिलेगा, बट वहाँ तो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग। बट आई एम ऑनेस्टी, मेरी ऑनेस्टी दोनों के प्रति है। कभी भी मैंने अन अकेडमी पे जाके ना, कभी भी UC लाइफ के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला है, बट उनको दिक्कत है। उनको दिक्कत है। मैम मैं एक सोल्यूशन दूँ मैम, हाँ बताओ सोल्यूशन। अल्टीमेटली स्टूडेंट्स ही सोल्यूशन देंगे मुझे। तो उनसे थोड़ा हॉट टॉक्स चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है, उनको प्रॉब्लम है। उनको देखो प्रॉब्लम क्या हो गया ना, कुछ बच्चे जो सिर्फ मेरे से इंग्लिश पढ़ते थे, मेरे से इंग्लिश पहले पढ़ना चाहते थे, तो वो मजबूरी में टॉप रैंकर्स चले जा रहे थे। उनको मैथ्स रीजनिंग नहीं भी चाहिए था, फिर भी वो इंग्लिश के लिए वहाँ चले जा रहे थे। लेकिन अब उसमें से कुछ बच्चे छट गए, जिसको इंग्लिश पढ़ना है, सब यहाँ पे आ गए। अरे मेंस का प्रैक्टिस बैच में उनका कोई, वो ऐसे ही कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा लॉस उनका नहीं हुआ है। वो एक बहुत, मैं तो एक छोटी सी हाउस हूँ, छोटा सा घर है मेरा, अभी पहली बार UC लाइफ स्टार्ट किया है, और उनका तो एक बड़ा हाउस है। तो मेरा और उनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं। अब पता नहीं क्यों मुझे अपना कॉम्पिटिटर बनाया, मैं तो उनके कॉम्पिटिटर वाले रेस में हूँ भी नहीं। वो सब इतने बड़े बड़े हाउस है। विल, हाँ, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा विल 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 विल। उन बच्चों में हम भी है। विल कर दूंगी लीव, बट मैं कर दूंगी, छोड़ने के लिए ना वो मुझे छोड़ना चाह रहे हैं, ना उनको दिक्कत हो रही है इस बात से, दोनों है। छोड़ दूंगी मैं। विल का पास्ट, आई एम रेडी टू लीव, आई एम रेडी टू लीव। अब आपके दिमाग में आएगा ना, देखो एरर आप लोग कहाँ करते हो, मॉडल वर्ब कि मैम विल का पास्ट तो वुड होता है, ठीक है। विल का, ध्यान से सुनोगे अब, चलो कमेंट्स वगैरह वो सब बंद करो। विल का पास्ट तो वुड होता है। ये जो मॉडल वर्ब है ना, इसको ऐसा पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि एग्जाम में मॉडल वर्ब से एक एरर आपके, मतलब एक भी एरर छूट ना जाए, ठीक है। आप सब बनाने में केपेबल हो, वो सब एकदम डायरेक्ट। मैं चाहूँ ना जब आके मॉडल वर्ब लिख दूँ, कैन कुड ये बताता है, शैल शुड ये बताता है। मुझे बेसिक पढ़ाने में ही पूरा 1-1.5 घंटा लग जाएगा कि मॉडल वर्ब से एरर कैसे आते हैं। फिर तो हम अपना आराम से पढ़ेंगे। हाँ, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में है कि मैम ठीक है, सबको तो पता है कि विल फ्यूचर होता है और विल का पास्ट वुड होता है। उन्होंने रट रखा है कि विल का पास्ट वुड होता है, लेकिन ठीक है, विल का पास्ट वुड होता है, लेकिन हम वुड को, यही वाला मॉडल वर्ब और टेंस का एरर है। हम वुड को पास्ट टेंस में यूज करते हैं, बट कभी कभी हम वुड को प्रेजेंट में भी यूज करेंगे, ठीक है। हम वुड को प्रेजेंट में भी यूज करेंगे। जैसे मैंने लिखा वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी और टी। अब बताओ ये सेंटेंस कौन सा टेंस है, पास्ट या प्रेजेंट? पास्ट या प्रेजेंट है? रचिता मैम अब अन अकेडमी पे भी है।
चलो बताओ, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी? यहाँ का वुड क्या है? प्रेजेंट है, प्रेजेंट, प्रेजेंट है, प्रेजेंट। चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी? पास में कहाँ पूछ रहे हो? और फिर लिखा मैंने ही सेड दैट ही वुड कम। ये कौन सा टेंस? उसने कहा था कि वो आएगा। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है, प्रेजेंट। ये तो प्रेजेंट था, बट ये उसने कहा था कि वो आएगा, ये पास्ट है। तो ये दिमाग में नहीं लाना है कि वुड हमेशा पास्ट ही होता है। हम वुड को प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। एक तो ये एरर आया था, और दूसरा सबसे खतरनाक एरर जो सीपीओ के पेपर में आया था, जो मैंने सेंटेंस में डाला भी है, और बहुत अच्छी बात थी ना, बहुत अच्छी बात थी कि कुछ बैचेस में एग्जाम के पहले हम लोगों ने वो वाला एरर पढ़ लिया था, और एग्जाम में ठीक वैसे ही आया और बच्चे बना लिए। ओके, क्योंकि मुझे आज से 1-2 साल पहले मैंने इस टाइप का एरर बैचेस में नहीं करवाया था। हम टीचर्स भी क्वेश्चन पेपर बार बार देखते रहते हैं, इसलिए देखते हैं कि कुछ नया पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मैं स्टूडेंट्स को पहले, आज से 2-3 साल पहले स्टूडेंट्स को, जैसे जैसे आपकी इंप्रूवमेंट होती है वैसे ही टीचर की भी इंप्रूवमेंट होती जाती है, क्वेश्चन पेपर देखते देखते। विल, मैंने स्टूडेंट्स को 3 साल पहले एग्जाम में बताया था कि विल का यूज, विल का पास्ट टेंस वुड होता है, और वुड पास्ट में भी होता है और वुड प्रेजेंट में भी होता है, वुड प्रेजेंट में भी होता है। लेकिन एक ऐसा सेंटेंस था, मैंने लिखा, एक बच्चे का कहना था कि मैम जब विल का पास्ट वुड बनता ही है तो फिर हम वुड हैव क्यों लगाते हैं? देखो, ही सेड दैट ही वुड कम। ठीक है, ये पास्ट है, ये पास्ट है। ही वुड कम, पास्ट में उसने बोला, तो उसका कहना था, और उस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन रेज किया, और इसी पे मैंने फिर जो क्लियर किया इस बात को, और वही ठीक एग्जाम में भी आ गया था। ही सेड दैट ही वुड हैव कम। देखो, दोनों सेंटेंस पास्ट जा रहा है। उसका कहना था कि जब विल का पास्ट वुड बनता ही है तो फिर से वुड हैव लगाने की क्या जरूरत? कौन सा करेक्ट है बताना जरा? वैसे दोनों तो पास्ट है, कौन सा करेक्ट है? करेक्ट कौन सा है? Which one is correct? हाँ, और एक चीज और, अगर मैं हैव का बनाऊं ना, ये जो V1, V2 और V3 बनाया, अगर मुझे हैव का बनाना हो तो V1 क्या होता है? प्रेजेंट टेंस प्लूरल, हैव हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस प्लूरल। और V5 क्या होगा? प्रेजेंट टेंस सिंगुलर, हैज हो जाएगा। और हैव का V2 भी हैड होता है और V3 भी हैड होता है, और इसका हैविंग होता है। ये मैंने हैव का फॉर्म्स लिखा, ये मैंने हैव का फॉर्म्स लिखा। और कोई भी मॉडल वर्ब के बाद हमेशा हैव ही क्यों आएगा? देखो, कभी भी आप शुड हैज नहीं बोलोगे, ही शुड हैज नहीं होगा, या शुड हैड नहीं होगा, ही शुड हैव होगा। आई मे हैव, आई माइट हैव, आई कुड हैव, आई विल हैव, सबके बाद हैव ही क्यों आ रहा है? क्योंकि हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और कोई भी मॉडल वर्ब हमेशा V1 लेता है, V1 लेता है, V1 लेता है, V1। अब इस पे आई, हाँ, which both the sentences are correct, both the sentences are grammatically correct, both the sentences are grammatically correct, and both the sentences are in past tense, दोनों past tense है, but there is a difference in the meaning conveyed by both the sentences। दोनों sentences के meaning में difference है तो दोनों सही, क्या difference है बताओ? और मैं ये क्यों बता रही हूँ, लास्ट ईयर 2019 के सीपीयू पेपर में आया था ऑप्शन में, वो भी मैं आपको करवाऊँ। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है? दोनों सेंटेंस का पास्ट में ही सेड दैट ही वुड कम, इतना तक तो सेम है, इसको तो छोड़ ही दो, बस इससे हमें पता चल रहा है कि पास्ट है। अब यहाँ पे डिफरेंस है, ही वुड कम, उसने कहा था कि वो आएगा, ठीक, ये इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट का मतलब है क्लियर नहीं हो रहा है या आया कि नहीं आया। ही सेड दैट ही वुड कम, उसने कहा था कि वो आएगा, आया या नहीं आया क्लियर नहीं हो रहा है, बट यहाँ मीनिंग अलग जा रहा है। जब भी मॉडल वर्ब में हैव आ गया ना, तो उसका सेंस नॉट ना लगते हुए भी नेगेटिव देता है। ही सेड दैट ही वुड हैव कम, उसने कहा था ही वुड हैव कम। ही वुड हैव कम का मतलब क्या है? वो आ सकता था बट आया नहीं। ओके, ही वुड हैव कम, उसे आना चाहिए था बट ही डिडंट, बट वो आया नहीं। तो यहाँ तो हमें क्लियर हो गया ना, यहाँ तो क्लियर ही नहीं हो रहा है कि आया कि नहीं आया, बट यहाँ
उसे आना चाहिए था बट वो आया नहीं, उसके नहीं आने का काम खत्म हो गया, तो इसका मीनिंग अलग जा रहा है। हाँ, यहाँ पे आया या नहीं आया क्लियर नहीं हो रहा। जैसे मैंने ऐसा लिखा, आई कुड हैव डन द वर्क। अच्छा, एक और सेंटेंस दे रही हूँ उसी की। he said that he could do the work, और फिर मैंने लिखा he said that he could have done the work। वैसे कैन का पास्ट कुड होता है, he could have done the work, क्योंकि कुड के बाद मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है ना, और फिर इस हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। he could have done the work। both the sentences are grammatically correct है, बट मीनिंग में डिफरेंस है। और मैं बताऊंगी ये मैं क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि इस पे बेस कैसा क्वेश्चन आया, सीपीओ का। बताइए, जब भी मॉडल वर्ब में हैव आ गया तो कहीं ना कहीं छुपा वाला नेगेटिव सेंस आता है। ही सेड, उसने कहा था कि वो इस काम को कर सकता है, ये सकता है, सकती है बताता है, ही इज केपेबल ऑफ डूइंग द वर्क, ही वाज केपेबल ऑफ डूइंग द वर्क, ठीक है। ही कुड, वो काम को कर सकता था, किया या नहीं किया क्लियर नहीं हो रहा है, बट ही सेड दैट ही कुड हैव डन द वर्क। ही कुड हैव डन द वर्क मतलब इस काम को कर सकता था वो, बट वो किया नहीं, बट ही डिडंट। ही कुड हैव डन, कर सकता था बट उसने किया नहीं, इसका मतलब नहीं करने का काम हो गया और उसने किया नहीं, बट यहाँ तो किया है ना किया नहीं क्लियर हो रहा है, इनडेफिनिट है। नरेशन में तो अलग हो जाएगा ना, नरेशन का तो फंडा ही अलग है। सिंपल प्रेजेंट है तो वो सिंपल पास्ट में बदलेगा, ये तो परफेक्ट हो गया। हाँ, फर्स्ट वाला में कंफर्म है नहीं, हाँ फर्स्ट वाला में ऐसा कंफर्म नहीं है मिंटू, फर्स्ट वाला में कंफर्म नहीं है, किया या नहीं किया यहाँ कुछ भी नहीं पता चल रहा है, इसीलिए तो इसको इनडेफिनिट बोलते हैं। बट यहाँ तो डेफिनेट हो गया कि उसने काम को नहीं किया बट कर सकता था। ओके, यस। चलो, एक तो ये वाला हो गया, ये मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी कि ये जुड़ा है मॉडल वर्ब्स और टेंस, मॉडल वर्ब्स और टेंस कैसे जुड़ा है, फिर फॉर्म्स भी करवाऊंगी। और तीसरा एरर एग्जाम में क्या देते हैं, मॉडल वर्ब से क्या क्या एरर आता है। एक तो बता दिया मैंने, मॉडल वर्ब्स को आप फॉर्म्स बदल के दे देंगे, अभी मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगी। मॉडल वर्ब्स प्लस फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ऐसे तो मॉडल वर्ब हमेशा V1 लेता है, बट कभी कभी पैसिव में V3 और भी ING भी लेता है। फिर मैंने दूसरा जोड़ा मॉडल वर्ब को टेंस से, ठीक है। तीसरा मॉडल वर्ब और एडजेक्टिव को जोड़ देते हैं। बता रही हूँ मॉडल वर्ब और एडजेक्टिव को कैसे जोड़ के एरर देते हैं। जो भी पहले मुझे बताओ कि ये मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होता है या मेन, ये मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होता है या मेन, बताओ। मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी होता है या मेन। जो चीज का आप वेट कर रहे हो ना उसको मैं लास्ट में पढ़ाऊंगी, छापने वाला, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, यूज्ड टू, सब लास्ट में। पहले एकदम कॉन्सेप्चुअल। मॉडल वर्ब्स ना कभी ऑक्सिलरी, कभी मॉडल वर्ब्स मेन हो ही नहीं सकता है। मॉडल वर्ब्स आर ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑक्सिलरी। देखो नहीं बोथ नहीं होगा, ये देखो, आई कैन डू द वर्क, आई विल डू द वर्क, I may do the work, I should do the work। सारा सेंटेंस देखो, सब सेंटेंस में कौन सा मॉडल वर्ब है, सब सेंटेंस में ये मॉडल वर्ब है, ये भी मॉडल है, ये भी मॉडल है, ये भी मॉडल है। देख रहे हो, हर मॉडल वर्ब के बाद एक मेन वर्ब का V1 फॉर्म आ रहा है, डू V1 है, मेन वर्ब आ रहा है, तो मॉडल वर्ब कभी भी अकेले नहीं आ सकता है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा एक मेन वर्ब रहेगा। इसका मतलब है कि मॉडल वर्ब्स आर ऑक्सिलरीज। मॉडल वर्ब कभी भी मेन वर्ब नहीं होगा, दे आर ऑलवेज ऑक्सिलरीज। बट दो ऐसा मॉडल वर्ब है ना जो मेन भी होता है ऑक्सिलरी भी होता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। नीड और डेयर, जनरली हाँ, नीड और डेयर, दो को छोड़ के सारे मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरीज होते हैं, सारे ऑक्सिलरीज होते हैं। ओके, क्योंकि सबके बाद एक मेन वर्ब आ रहा है, मेन वर्ब आ रहा है। अब वो मॉडल वर्ब्स हमेशा ऑक्सिलरीज होते हैं, मॉडल वर्ब के बाद एडजेक्टिव लगा देंगे, ऐसा लगा देंगे, ही
ही विल ऑनेस्ट, ऐसा लगा दो, ही विल ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है? अभी कुछ मत लिखिएगा, अभी कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। अभी बस मुझे आपको बताना है कि एरर कैसे कैसे आता है। ये ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, हाँ ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। और ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होते हैं, और जहां भी ऑक्सिलरी रहेगा, तो ऑक्सिलरी के तुरंत बाद एडजेक्टिव थोड़ी आएगा। जहां भी ऑक्सिलरी रहेगा वहां एक मेन वर्ब आना जरूरी है। ऑक्सिलरी अकेला नहीं आ सकता है ना, वो तो सहायक क्रिया, उसके बाद एक मेन वर्ब आएगा। अब बताओ यहाँ कौन सा मेन वर्ब आना चाहिए? बस मुझे ये बताना है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद, मॉडल्स के बाद एडजेक्टिव नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि ये ऑक्सिलरी होता है और ऑक्सिलरी के बाद एडजेक्टिव नहीं आएगा, मेन वर्ब आएगा। बी आएगा। बी क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा है, स्टेट बताया जा रहा है, स्टेट। तो यहाँ पे बी लगाओगे। और कल हमने पढ़ा था, जब हम टू बी वर्ब्स पढ़ रहे थे, स्टेट बताया जा रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जब हम कल पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि बी तो वर्ब का V1 फॉर्म ही होता है ना, इसलिए बी आई, स्टेट बता रहा है। यहाँ कोई एक्शन नहीं है कि एक्शन वाला वर्ड डालो। ओके, यस, V1 फॉर्म। और नेक्स्ट एरर क्या आता है बता रही हूँ, बीन नहीं आएगा। विल, बीन कहां से आ जाएगा? कहां से बीन आ जाएगा? ही विल बीन। बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और मॉडल वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म थोड़ी आएगा, बी आएगा, बी। ओके, ही विल बिकम ऑनेस्ट भी डाल सकते हो, ही विल बी ऑनेस्ट, बिकम भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बिकम में क्या जाएगा? पहले नहीं था बट अब ऑनेस्ट बन जाएगा, बिकम भी डालोगे, वो भी सही है, क्योंकि बिकम भी स्टेटिव वर्ब ही है। ही विल हैव कहां से डालोगे? एक मिनट जरा बताना। ही विल हैव ऑनेस्ट, ठीक है ठीक है। मॉडल वर्ब के बाद हैव आता है, बट यहाँ पोजेशन नहीं बताया जा रहा है ना। ऐसा थोड़ी है कि हर जगह मॉडल वर्ब के बाद हैव ही आएगा। बस मैंने बताया है कि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का V1 फॉर्म आता है, V1 फॉर्म। और हैव क्या बताता है? पोजेशन बताता है, बट यहाँ पोजेशन थोड़ी बताया जा रहा है। पोजेशन नहीं बताया जा रहा है ना कि आप हैव लगाओगे। अगर मैंने ऐसा रहता, ही विल हैव अ बुक, वो एक बुक ले चुका होगा, पोजेशन बताओगे तभी हैव लगाओगे। चलिए, ही विल बी, स्टेट बताया जा रहा है, हैव नहीं लगाए। हाँ, स्पोकन इंग्लिश में बोल सकते हो कैन यू डू द वर्क, कैन यू डू द वर्क, और स्पोकन इंग्लिश में बोलेंगे यस आई कैन, बट रिटन में इसको यूज नहीं करना है। जब आप स्पोकन कर रहे हो तो वो एक अलग ही चीज है। राहुल आपके कमेंट्स आ रहे हैं, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, डिपेंड करता है, देखो ही विल गो, तो मैं जाने की बात कर रही हूँ तो मैं विल के बाद गो लगाऊंगी, गो V1 है। मॉडल वर्ब के बाद V1 ही आएगा। आप देख लेना क्या है, यहाँ स्टेट बताया जा रहा है, कोई एक्शन नहीं बताया जा रहा, तो बी लगाया। यहाँ पोजेशन बताया जा रहा, मैंने हैव लगा दिया, हैव। चलिए नेक्स्ट वाला, एक तो ये आएगा। और हाँ, एक चीज मुझे और बताना है, वन मोर थिंग, जो मॉडल वर्ब से है। मैंने आपको बताया था वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। वर्ब के 5 फॉर्म्स में से कितना फॉर्म्स एडजेक्टिव का काम करते हैं? हाँ, सबसे पहले मैं अब नेक्स्ट मंथ में स्पोकन का ही बैच आएगा। आपका कमेंट आ रहा है, स्कंद या सकंद, मैं क्या नाम पढ़ूं? सेंटेंस के को ध्यान में रखते हुए लगाना। सब जब इसी में परेशान है। सबका कमेंट आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है। अनअकैडमी में क्या होता है, एक दूसरे का कमेंट सब देख पाते हैं और क्लास में अननेसेसरी बातें करते हैं, बट यहाँ मैं ही सिर्फ आपका कमेंट देख पाऊंगी। वर्ब का 2 ही फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, एक V3 और एक V4। ये पार्टिसिपल है, अब ध्यान से सुनना। पार्टिसिपल है, ये पार्टिसिपल है पास्ट वाला, पास्ट पार्टिसिपल है, और ये प्रेजेंट वाला। ये तो क्लियर हो गया। ओके, अब मैं थोड़ा सा आपको V4 फॉर्म लूंगी। मैंने देखा, अपने टीचिंग करियर में देखा, टीचिंग करियर में व्हाट आई हैव लर्नड, और ये लर्निंग मैंने आप लोगों से ही सीखी है, जो मैं अनअकैडमी पे जो प्रैक्टिस बैच करवाया था वहीं पे देखा था
जब आप लोग के साथ में प्रैक्टिस बैच करती हूँ ना, तब मुझे समझ में आता है। ऐसे तो मैं एज ए टीचर समझाती हूँ आपको, लेकिन प्रैक्टिस बैच में टीचर को स्टूडेंट बनना पड़ता है कि इस क्वेश्चन को देखते साथ स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा वो इसको, ये भी, और वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स है, सबकी अलग अलग लेवल है कि ये एक स्टूडेंट ये भी सोच सकता है, ये भी सोच सकता है। तो उसीलिए मैंने क्या किया, अब अपनी पढ़ाई को एकदम टेक्निकल कर दिया कि वही चीज़ को अलग अलग स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए ना, यहाँ पे ये, यहाँ पे वो, यहाँ पे वो, तो स्टूडेंट्स रिलेट नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं। तो इन्हें क्या करना है कि कुछ टेक्निकली कि ये वर्ड से क्या क्या एरर बन सकता है, इसको इन्हें एक ही जगह समझा दिया जाए। एक ही जगह समझा देने से इनके दिमाग में रहेगा कि अगर ये वर्ड आता है तो मॉडल का एरर आया तो ऐसा ऐसा एरर आ सकता है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सब टीचर पढ़ाते हैं, सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कोशिश हमें क्या करनी है, स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए कि ऐसा टेक्निकल पढ़ाओ कि बच्चा जब एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन देखे ना तो ज़्यादा भटके नहीं, एक ही जगह पे वो चारों एंगल से सोचने लगे। ठीक है, अभी रुको मैं बताती हूँ क्यों मैंने ऐसी बात बोली आपको। मैंने अभी आपको V4 करवाया। V4 क्या होता है, वर्ब का ING फॉर्म। और मैंने क्या बताया कि कभी कभी वर्ब का ING फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करता है। ये जहां भी आपको ING दिख गया ना, जहां भी आपको ING दिख गया तो ये समझ जाना कि या तो कहीं का ING मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, वर्ब के रूप में, कहीं का ING पार्टिसिपल के रूप में काम करता है। पार्टिसिपल मतलब कौन वाला पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है। बट ये दोनों तो हमने अभी तक पढ़ा, बट कहीं पर ING जीरेंड का भी काम करता है। ठीक है, सब टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने अभी थोड़ा सा पार्टिसिपल का नाम लिया, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैम ने पूरा पार्टिसिपल एक ही क्लास में खत्म कर दिया। अभी हमने पार्टिसिपल स्टार्ट ही नहीं किया, बस ऊपर ऊपर बताया कि पार्टिसिपल होता क्या है। पार्टिसिपल की डिटेल कहानी तब पढ़ेंगे जब हम पार्टिसिपल पढ़ेंगे, बट इतना तो आपको समझ में आ गया ना, जितना जरूरत थी मैंने तो समझा दिया। वर्ब का ING फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करने लगे, और कभी कभी वर्ब का ING जीरेंड होता है, जीरेंड का भी काम करता है, जीरेंड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम कैसे पता करेंगे कि कहाँ का ING वर्ब है, कहाँ का ING पार्टिसिपल है और कहाँ का ING जीरेंड है। ये तो बहुत मुश्किल है सेंटेंस देख के पता करना। याद रखना कि जहाँ के ING से किसी काम के कंटिन्यूएशन का पता चले। कंटिन्यूएशन मतलब प्रोग्रेस, पास्ट में भी कंटिन्यूएशन हो सकता है, वो जा रहा था, वो जा रहा है, वो जा रहा होगा। जा रहा था मतलब पास्ट में कंटिन्यूएशन था, जा रहा है प्रेजेंट में, और जा रहा होगा फ्यूचर में। चाहे वो कंटिन्यूएशन पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, तो जहां भी ING से wherever you have a sense of continuation of the verb, that means ING over there is a verb है, ठीक है, verb है। और पार्टिसिपल तो बता दिया है, पार्टिसिपल तो हमने डिस्कस कर लिया, जहां ING से नाउन की विशेषता बताई जा रही है। जैसे मैंने लिखा था द बर्निंग कैंडल, द बर्निंग कैंडल वॉज ब्लोन आउट, ऐसा कुछ है, ब्लोन बुझा दिया गया। बर्निंग कैंडल, बर्निंग कैंडल का मतलब क्या है, जलता हुआ कैंडल। यहाँ कैंडल नाउन है, कैंडल नाउन है। कैसा कैंडल, जलता हुआ। नाउन की विशेषता बता रहा है, द नाउन है, नाउन की विशेषता। द बर्निंग ट्रेन, ओके, द मूविंग ट्रेन, ये सब किया है। द डेवलपिंग कंट्रीज, तो वहां तो एडजेक्टिव हो गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कैसे पता चलेगा कि कहाँ का ING जीरेंड है। जीरेंड का नाम आपने नहीं सुना है तो अभी सुनिए, बट अभी मैं जीरेंड का बहुत थोड़ा सा पार्ट उठाऊंगी बस समझने के लिए, डिटेल में हम जीरेंड में पढ़ेंगे। जीरेंड किसे बोलते हैं, वर्ब का ING फॉर्म जीरेंड का भी काम करता है। आप मुझे बोलोगे कि मैम पार्टिसिपल और जीरेंड में क्या डिफरेंस। प्रेजेंट, हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी तो ING फॉर्म है और जीरेंड भी तो ING फॉर्म है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल काम करता है एडजेक्टिव का, और जीरेंड काम करता है किसका, नाउन का। जीरेंड काम करता है नाउन का, नाउन। और किसी भी वर्ड को नाउन बनने के लिए क्या होना है, हमने फंडामेंटल्स में पढ़ा था, किसी भी वर्ड को नाउन बनने के लिए क्या बनना है, या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट। जब वर्ब का ING फॉर्म, जब किसी वाक्य में वर्ब का ING फॉर्म सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है वो जीरेंड है। ये सेंटेंस देखना, मैंने लिखा
राम इज अ गुड बॉय। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट राम है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट राम है, और जीरंड बनने के लिए सब्जेक्ट होना जरूरी है। बट क्या राम को जीरंड बोल सकते हो? राम को जीरंड बोलोगे? हाँ बताइए, राम को जीरंड बोलोगे? नहीं नहीं। फिर बोलोगे मैम क्यों नहीं जीरंड माना, राम तो सब्जेक्ट है, आपको जीरंड मानना चाहिए ना। लेकिन मैंने क्या बोला है कि जब सब्जेक्ट आईएनजी में हो, आईएनजी में हो तब, राम आईएनजी थोड़ी है, पहले तो जीरंड होने के लिए उसको वर्ब का आईएनजी होना होगा और तब सब्जेक्ट का काम करना होगा। बट ठीक है, राम सब्जेक्ट का काम कर रहा है, बट राम जीरंड नहीं है क्योंकि आईएनजी फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो ये सब जो है ना, जीरंड को हम नाम देते हैं वर्बल नाउन। वर्बल नाउन क्यों बोलते हैं? वर्बल नाउन। ये तो राम तो असली वाला नाउन है, असली वाला मतलब एकदम प्योर नाउन है, बट जीरंड में मिलावट है। जीरंड में मिलावट क्या है? वर्बल नाउन क्यों बोलते हैं? है तो ये वर्ब, सबसे पहले कोई भी चीज अगर आईएनजी है तो वो वर्ब, बट दिखावा करता है नाउन का, नकली वाला है, नकली वाला है। यस, उसी तरह हम पार्टिसिपल को बोल देते हैं वर्बल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि है तो वो वर्ब बट दिखावा करता है एडजेक्टिव का। तो ऑल दीज आर इम्प्योर एडजेक्टिव्स। पार्टिसिपल्स आर इम्प्योर एडजेक्टिव्स एंड जीरेंड्स आर इम्प्योर नाउन्स। मिलावट है, वर्ब है बट काम करता है नाउन का। लेकिन अगर मैंने लिखा स्विमिंग, स्विमिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्विमिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सॉरी स्मोकिंग है, चलो स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज गुड, इंजूरियस कहां से लिख दिया? यहां पे लिख रही, मैंने लिखा स्विमिंग, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, और फिर लिख दिया मैंने आई लाइक स्विमिंग या आई एंजॉय स्विमिंग। ये हमारे सेंटेंस का क्या है? ये इज वर्ब है, इज वर्ब है, ठीक है, इज वर्ब है, और हर वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है? स्विमिंग। ये तो सब्जेक्ट भी है और साथ में आईएनजी भी है, इसका मतलब है ये जीरेंड, क्योंकि जीरेंड सब्जेक्ट का काम करेगा, जीरेंड सब्जेक्ट का काम करेगा। ओके, और आई लाइक स्विमिंग, आई यहाँ सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। आई लाइक क्या? आई लाइक स्विमिंग, क्या का आंसर आ रहा है? नाउन है, नाउन है और साथ में आईएनजी है, इसका मतलब है, क्योंकि मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है नाउन के रूप में, तो ये जीरेंड है। तो जीरेंड का काम क्या होता है? सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी बन सकता है और सब्जेक्ट भी बन सकता है, और जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सके वो नाउन है, और जब नाउन आईएनजी फॉर्म में है इसका मतलब है वो जीरेंड, जीरेंड है, जीरेंड। ओके, इज इट क्लियर? जिसको भी डाउट है पूछेंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। नाउ आई विल आस्क यू क्वेश्चंस। एक मिनट, अब मैं सेंटेंस दूंगी आप, अब मैं आपको सेंटेंस दूंगी, एक मिनट। आई लाइक स्विमिंग भी सही है, आई लाइक टू स्विम भी सही है। हाँ, अब बोलोगे कि मैम ये कहाँ में मॉडल से रिलेटेड है, मैं बताऊंगी। अब आपसे कोई पूछे कि जहां भी आपको आईएनजी दिख जाए, या तो वो मेन वर्ब होगा, जहां भी आपको आईएनजी दिख जाए या तो उसको पार्टिसिपल मानो। और पार्टिसिपल दो तरह का होता है, एक V3 और V4 वाला। तो आईएनजी तो V3 वाला नहीं होगा, ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वो आईएनजी किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव। कहीं पे आईएनजी किसका काम करेगा? वर्ब पढ़ लेने के बाद आने वाले सारे चैप्टर्स आपको इजी लगेंगे, सारे इजी लगेंगे। हाँ, एक मिनट रुको, सकी अहमद मैं बता रही हूँ। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये थोड़ी पता चल रहा है कि वो अभी भी स्विम कर रहा है। कहाँ से पता चल रहा है कि स्विम कर रहा है? रुको एक मिनट, कहीं का आईएनजी जीरेंड भी हो सकता है। और जीरेंड किसका काम करता है? जीरेंड का मतलब क्या होता है? जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करने लग जाए उसे जीरेंड बोलेंगे। और जीरेंड बनने के लिए उस नाउन को क्या बनना होगा? सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। ओके, अब
मैंने लिखा ही इज स्विमिंग, ही इज स्विमिंग, और फिर लिखा आई इंजॉय स्विमिंग, और फिर लिखा मैंने आई सॉ हिम स्विमिंग होल डे, मैंने उसको पूरे दिन तैरते हुए देखा, होल्ड। सेंटेंस देखो, और कभी भी हिंदी ट्रांसलेशन पे नहीं जाना है। whenever you people go by the हिंदी ट्रांसलेशन ना, वहीं से सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। आप कॉन्सेप्चुअल समझो, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी तक हमने जितना भी वर्ब पढ़ा उसमें कुछ रटना ही नहीं है, कंसेप्चुअल जाना है। अब यहाँ स्विमिंग देखो, यहाँ का स्विमिंग देखो, रटना बिल्कुल नहीं है, और यहाँ का स्विमिंग देखो, और वर्ब का आईएनजी देखोगे, आईएनजी देख के आपके दिमाग में तीन ही चीज आएगा ना, क्योंकि या तो वो मेन वर्ब होगा, या तो पार्टिसिपल होगा, या तो जीरेंड होगा। पहला वाला आई क्या है? पहला वाला आई, सॉरी पहला वाला ये सेंटेंस क्या है? आई यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, ओके। नहीं ये गलत इंग्लिश है। आई एंजॉय माई सेल्फ स्विमिंग, ये कौन सी इंग्लिश है? यहाँ का स्विमिंग क्या है? यहाँ का स्विमिंग क्या है? फिर हम वोकैब भी करेंगे। ही इज स्विमिंग, चलो मैंने हिंदी कर दिया, ही इज स्विमिंग, वो तैर रहा है, वो तैर रहा है, कंटिन्यूएशन जा रहा है, बट वी डोंट हैव टू गो बाय हिंदी। यहाँ का अब मुझे पहले बताना, क्या ये स्विमिंग को जीरेंड मान सकते हो? हम लोग ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। यहाँ का स्विमिंग को हम जीरेंड नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीरेंड होने के लिए इस स्विमिंग को क्या बनना होगा? या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट। क्योंकि जीरेंड होने के लिए क्या होता है? जीरेंड क्या होता है? नाउन। जीरेंड इज अ नाउन, और नाउन का काम क्या होता है? या तो सब्जेक्ट होना या तो ऑब्जेक्ट होना। बट यहाँ का स्विमिंग जीरेंड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होना होगा। सब्जेक्ट तो हमारा ही है, तो यहाँ का जीरेंड तो सब्जेक्ट, यहाँ का स्विमिंग तो सब्जेक्ट है ही नहीं। क्या आप इसको, इस स्विमिंग को ऑब्जेक्ट मान सकते हो? मैंने आपको पहला दिन ही बताया, आप खुद फील कर रहे होगे कि जो हमने पहला दिन पढ़ा, मैंने आपको बोला था वो लास्ट दिन तक कनेक्टेड होगा। हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं मानते हैं। हम ऑब्जेक्ट तभी मानते हैं ना, व्हेन अ पर्सन डज समथिंग और उसका इफेक्ट किसी और पे पड़ रहा है, तब ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट किसे मानते हैं? कर्ता कोई काम करता है, उसका इफेक्ट किसी और पे पड़ता है, तब वो ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट ही है, और ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जब ये स्विमिंग ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है ना ये जीरेंड है ही नहीं, और कुछ विशेषता भी नहीं बता रहा है, ही की भी विशेषता नहीं बता रहा। इसका मतलब है स्विमिंग ओवर हियर इज अ मेन वर्ब, मेन वर्ब है। वो तैर रहा है मीन्स द वर्क इज गोइंग इन प्रोग्रेस। ये इज क्या है? इज ऑक्सिलरी वर्ब है, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद एक मेन वर्ब आ गया, मेन वर्ब। आई इंजॉय स्विमिंग, यहाँ आई क्या है? सब्जेक्ट। इंजॉय क्या है? वर्ब। क्या इंजॉय कर रहे हो? स्विमिंग को, तो ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट हो सकता है ना, एक तो ऑब्जेक्ट भी है और साथ में आईएनजी भी है। इसका मतलब है नीचे वाला स्विमिंग इज अ, सेकेंड वाला स्विमिंग इज अ जीरेंड, सेकेंड वाला स्विमिंग जीरेंड है। हो सकता है ना जीरेंड, आई सब्जेक्ट, इंजॉय वर्ब, आई इंजॉय वॉट। यहाँ नाउन का काम कर रहा है ना, वॉट का आंसर आ रहा है। ओके, जीरेंड है जीरेंड। अब नेक्स्ट बताओ, ये स्विमिंग क्या है? सबसे पहले ये पहले दिमाग में आएगा मेन वर्ब है? नहीं, ये स्विमिंग मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब हमें मिल गया, ये मेन वर्ब है, सॉ मेन वर्ब है। अब बताओ कि क्या ये स्विमिंग जीरेंड है? जीरेंड होने के लिए या तो उसको सब्जेक्ट बनना होगा या तो ऑब्जेक्ट बनना होगा। सब्जेक्ट तो आई है, आई ने किसको देखा? हिम को देखा, ऑब्जेक्ट। ये जो स्विमिंग है ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आई है और हिम ऑब्जेक्ट है। जब ये स्विमिंग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसका मतलब है ये स्विमिंग जीरेंड भी नहीं है, और मेन वर्ब तो है नहीं, मेन वर्ब तो है, तो अल्टीमेटली क्या बचा? ये पार्टिसिपल है। हाँ, मैंने हिम को स्विमिंग करते हुए देखा। हिम क्या कर रहा था? हिम को क्या करते हुए देखा? वॉट? स्विमिंग करते हुए। हिम की विशेषता बता रहा है, सो दिस इज अ पार्टिसिपल।
पार्टिसिपल, यस। थर्ड में एडजेक्टिव। तो रटना बिल्कुल नहीं है, यू हैव टू गो बाय द कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये तो पता कर लोगे ना सेंटेंस देख के। हाउ, और सेंटेंस देती हूँ। बार्किंग डॉग्स seldom bite. I saw the dog barking whole night. और फिर मैंने लिखा the barking of the dogs annoyed me. और फिर लिखा द डॉग इज बार्किंग। इसको एक बार रिवाइज करोगे वो। थर्ड में एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, हिम की विशेषता बता रहा है। हिम की विशेषता, हिम को क्या करते हुए देखा, तैरते हुए। द डॉग इज बार्किंग। कुछ नहीं करना है, ट्रांसलेशन गलती से भी मत करना। हिंदी और इंग्लिश में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए ट्रांसलेशन काम नहीं आएगा। नहीं, फर्स्ट में वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। वो इंजॉय स्विमिंग को कर रहा है ना, उसको मजा स्विमिंग से मिल रहा है। ठीक है, तो स्विमिंग को वहां पे आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं मानोगे। चलो बताओ, बार्किंग डॉग शेल्डम बाइट। जो डॉग्स बार्क करते हैं वो शायद ही कभी काटते हैं। ये क्या है? डॉग्स क्या है? नाउन। कैसा डॉग्स? डॉग्स की विशेषता बता रहा है ना, कैसा डॉग्स, भौंकता हुआ डॉग्स। और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव। और वो एडजेक्टिव है, साथ में आईएनजी है, इसका मतलब है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। हिंदी नहीं करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। डॉग्स की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट वाला देखो, आई सॉ द डॉग बार्किंग होल नाइट। यहाँ विशेषता डॉग की बताई जा रही। और यहाँ पे आप इसको मेन वर्ब मानोगे ही नहीं, क्योंकि मेन वर्ब तो डॉग है। इसको जीरेंड मानोगे ही नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट, जीरेंड होने के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होना होगा। सब्जेक्ट तो आई है, डॉग ऑब्जेक्ट है। हमें अपना सब्जेक्ट मिल गया, हमें अपना ऑब्जेक्ट मिल गया, इसका मतलब ये जीरेंड है ही नहीं, ये हमारा पार्टिसिपल है। डॉग्स के बारे में बताया जा रहा था ना, कैसा डॉग्स, बात करता हुआ डॉग्स को आपने पूरी रात देखा, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट वाला, वेरी गुड, सेकंड में एडजेक्टिव है। द बार्किंग ऑफ द डॉग्स अनॉयड मी। डॉग्स का भौंकना, डॉग्स के भौंकने की वजह से मैं इरिटेट हो गई, अनॉयड हो गई। अच्छी बात है ना, सुबह सुबह 9:30 बजे वर्ब पढ़ लेते हो फ्रेश माइंड से। नहीं तो शाम तक तो पूरे दिन इतना कुछ हो चुका होता है, शाम तक थक जाते हो। इसमें दिमाग लगाओ, क्या लगा है? द लगा है। द किसके पहले लगता है? किसके पहले द लगता है? नाउन के पहले। तो इसका मतलब है ये नाउन है, और ये नाउन आईएनजी पे है, इसका मतलब है जीरेंड है। जीरेंड है, यस करेक्ट, जीरेंड है। हु, मैंने बोला ठीक है, हु और हाउ का आंसर नाउन ही देता है, बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप हु और हाउ का आंसर दे रहे हो। द लगा है, आर्टिकल लगा है, मतलब ये नाउन है। और फोर्थ वाला आओ, द डॉग इज बार्किंग, डॉग बार्क कर रहा है, ये हमारा ऑक्सिलरी है और ये मेन वर्ब है। तो यहाँ का बार्किंग इज मेन वर्ब, यहाँ का बार्किंग इज जीरेंड, यहाँ का बार्किंग इज पार्टिसिपल, और यहाँ का बार्किंग अगेन पार्टिसिपल। फोर्थ वाला में मेन वर्ब। अब बस एक छोटा सा चीज बताना है, एक छोटा सा चीज बता दूंगी, फिर हम कल सीधा मॉडल वर्ब की तरफ अटैक करेंगे। ओके, ये मत सोचना कि मैम ने अभी जीरन वगैरह पढ़ाया नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ा। अभी मैंने बस थोड़ा बहुत बताया, जीरन बताया, ठीक है, पार्टिसिपल बताया, अभी बहुत डिटेल में करें। अभी मैंने आपको दो चीज बताया, जीरेंड और पार्टिसिपल में समानता क्या है, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन बोथ। जीरेंड इज ऑल्सो इन आईएनजी, पार्टिसिपल नहीं लिखूं, मैं लिखूं प्रेजेंट पार्टिसिपल, बिकॉज पास्ट पार्टिसिपल तो V3 फॉर्म में होता है। दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव, सॉरी
जीरेंट इज ऑल्सो आईएनजी एंड पार्टिसिपल इज ऑल्सो आईएनजी. दोनों में व्हाट इज द सिमिलैरिटी? बोथ ऑफ देम ब्रेकिंग न्यूज. कैसा न्यूज? ब्रेकिंग न्यूज. ब्रेकिंग जीरेंट नहीं है, ब्रेकिंग इज पार्टिसिपल. पार्टिसिपल है. हाँ, दोनों में समानता क्या है कि दोनों आईएनजी फॉर्म में है, दोनों आईएनजी फॉर्म में, बट एक आईएनजी फॉर्म में किसका काम करता है? नाउन का, और दूसरा आईएनजी फॉर्म में किसका काम करता है? एडजेक्टिव. ओके, और आईएनजी फॉर्म में नाउन का काम कर रहा है, मतलब नाउन का काम कर रहा है, इसका मतलब है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा. और इसका दूसरा नाम हम क्या दे देते हैं? इसको बोलते हैं वर्बल नाउन. और इसका नाम क्या दे देते हैं? एडजेक्टिव का काम करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वर्बल एडजेक्टिव. ये दो तो मैंने पढ़ाया. ओके, ये दो तो मैंने पढ़ाया. अब मुझे एक और नाम लेना है, दैट इज इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव किसको बोलते हैं? 2 + V1. 2 + V1 इन्फिनिटिव बता रही हूँ. इन्फिनिटिव भी 2 + V1 होता है. इन्फिनिटिव भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इन्फिनिटिव का दो टाइप होता है, एक नॉर्मल वाला इन्फिनिटिव, एक बेयर वाला इन्फिनिटिव. बेयर वाला इन्फिनिटिव बगैर 2 का होता है, बट अभी जितना जरूरी है, ठीक है, अभी जितना जरूरी है बस वही देखो. इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव ये दोनों आईएनजी फॉर्म में, और ये वाला इन्फिनिटिव V1 फॉर्म में. 2 + V1 को इन्फिनिटिव बोलते हैं. फिर आप बोलोगे कि मैम जीरेंट तो नाउन का काम करता है, पार्टिसिपल तो एडजेक्टिव का काम करता है, इन्फिनिटिव किसका काम करता है? इन्फिनिटिव भी नाउन का काम करता है. और इन्फिनिटिव भी नाउन का काम करता है, इसका मतलब है इन्फिनिटिव का काम क्या होता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना. जैसे जीरेंट का काम होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनना, वैसे इन्फिनिटिव का भी काम होता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना. बट डिफरेंस क्या है दोनों नाउन. जीरेंट भी नाउन है और इन्फिनिटिव भी नाउन है, बट जीरेंट आईएनजी फॉर्म में है और ये 2 + V1 फॉर्म में. 2 + V1 फॉर्म में. 2 + V1. हाँ, इन्फिनिटिव. डिटेल में अभी तो इन्फिनिटिव के लिए तो 4-5 क्लास चाहिए. 4 क्लास तो लग ही जाता है इन्फिनिटिव पढ़ने. डिटेल में बस अभी याद रखो कि जीरेंट भी नाउन, पार्टिसिपल तो एडजेक्टिव है, जीरेंट भी नाउन, इन्फिनिटिव भी नाउन, बट जीरेंट 2 + V1 फॉर्म में, और इन्फिनिटिव 2 + V1 फॉर्म में, और जीरेंट आईएनजी फॉर्म. आईएनजी फॉर्म ये भी सब्जेक्ट अभी बता रही हूं. मैंने लिखा टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इज डिफिकल्ट. एक नया लैंग्वेज लर्न करना डिफिकल्ट होता है. और फिर मैंने बोला, फिर मैंने लिखा यही वाला लिख दिया, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड. इज प्रोहिबिटेड. प्रोहिबिटेड. अब देखो सेंटेंस में, देखो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? टू लर्न. और 2 + V1 इन्फिनिटिव होता है, और स्मोकिंग यहाँ सब्जेक्ट है. लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये इन्फिनिटिव है, तो जीरेंट की तरह इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट बन सकता है. देखो यहाँ का जो सब्जेक्ट है जीरेंट है, और यहाँ का जो सब्जेक्ट है इन्फिनिटिव है. तो जो काम जीरेंट करता है वही भी काम इन्फिनिटिव भी करता है, क्योंकि दोनों नाउन है और दोनों सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा. और जब हम डिटेल में पढ़ने लगेंगे ना, जब हम डिटेल में इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल जब मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगी तब मैं बताऊंगी, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम कैसे पता चलेगा कि कहाँ जीरेंट लगाएंगे, कहाँ इन्फिनिटिव. तो एक स्लाइड मैंने उसका भी तैयार किया है, इन्फिनिटिव और जीरेंट. वो अभी इसकी जरूरत नहीं है. ओके, अभी इसकी जरूरत नहीं है. इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि जब मैं पूरा पढ़ा लूंगी उसके बाद बता दूंगी. तो टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इज डिफिकल्ट, तो ये इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है. मेरी माँ कह रही है आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, चलो मम्मी को थैंक्स बोल देना. मम्मी को थैंक्स बोल देना, मम्मा को, और बोलना कि मैम को बेस्ट विशेस देते रहे, आशीर्वाद देते रहे, बेस्ट विशेस देते रहे कि मैम हेल्दी रहे और भी दिमाग उनका ठीक ठाक चलते रहे, कि और भी अच्छे से पढ़ाए, और भी अच्छे से पढ़ाएं. फर्स्ट सेंटेंस में डिफिकल्ट क्या है? चलो बताओ, डिफिकल्ट क्या है? डिफिकल्ट क्या है? चलो बताइए. डिफिकल्ट क्या है?
अभी भी शुभा मैं बताऊंगी। आप बोल रहे हो ना लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, यहाँ लर्निंग नहीं होगा, लर्न होगा। उसी में मैं बताऊंगी ना कि कब जीरेंट और कब इन्फिनेटिव, पहले डिटेल में पढ़ा लूंगी। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो धीरे धीरे आने वाले क्लासेस में। डिफिकल्ट क्या है भाई, ये डिफिकल्ट क्या है? डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। क्या चीज डिफिकल्ट है? न्यू लैंग्वेज को लर्न करना, टू लर्न। टू लर्न इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव भी नाउन ही होता है, और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव है। ऐसे अगर सिंपल भी मैं लिखूं ना, डिफिकल्ट, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम भाई। प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट है, मुश्किल है। प्रॉब्लम नाउन है, कैसा प्रॉब्लम? डिफिकल्ट, एडजेक्टिव। डिफिकल्ट एडजेक्टिव है और डिफिकल्टी नाउन है, डिफिकल्टी नाउन। और न्यू लैंग्वेज क्या है? आप बताओगे। दो एडजेक्टिव आ सकता है। न्यू क्या है? न्यू, ये जो अ है ये लैंग्वेज के लिए लगा है, लैंग्वेज नाउन है। कैसा लैंग्वेज? अ न्यू। न्यू भी एडजेक्टिव है। मेरा मन हो मैं सेंटेंस में 5 एडजेक्टिव यूज कर दूं, और इज हमारा वर्ब है। इज कौन वाला वर्ब है? मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। ठीक है, चलो क्या कर लिया जाए? वर्ड पावर, एक वर्ड पावर आई कैन अंडरस्टैंड। थोड़ा सा आज आपका दिमाग थक गया होगा। वर्ब जब पढ़ते हो ना तो आप टायर्ड हो जाते हो। वर्ब पढ़ते हो तो टायर्ड हो जाते हो, थक गया होगा। तो चलो इसी बात पे स्वीडिश, ये तो आपका मेन कोर्स था, स्वीडिश में हम वर्ड पावर पढ़ लेते हैं। ओके, इन्फिनेटिव मैंने क्यों पढ़ाया, कल हम सीधा मॉडल वर्ब्स पे चलेंगे। ठीक है, होता क्या है ना कि जब आप कोई चीज पढ़ाने लगो तो बीच बीच में स्टूडेंट्स को जो डाउट्स आते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ ना खाना बनाने के पहले, जैसे मैं तो आपकी एडुकेटर हूँ, उसके साथ साथ मैं हाउसवाइफ भी हूँ। तो खाना बनाने के पहले जब मुझे कुछ डिश बनाना होता है तो मैं सारा सामान इकट्ठा करती हूँ ताकि मैं भूलूँ नहीं। ठीक है, एक साथ इकट्ठा करके रख लिया। उसी तरह आपको कोई टॉपिक पढ़ाना होता है तो उसके पहले जो छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में आ सकती है वो सब आपको पहले ही क्लियर कर देना। अगर मैं डायरेक्ट बोलती ना कि मॉडल वर्ब अपने साथ इन्फिनेटिव नहीं लेता है, तब आपके दिमाग में आता है कि इन्फिनेटिव क्या होता है। उस समय मैं समझाऊंगी, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। उसके पहले मैंने आपको बता दिया कि ये मॉडल वर्ब इन्फिनेटिव नहीं लेता है। और कल हम पढ़ेंगे क्यों नहीं लेता है, क्योंकि इन्फिनेटिव नाउन होता है और मॉडल वर्ब अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेगा, क्योंकि मॉडल वर्ब तो ऑक्सिलरी होता है और ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब चाहिए, नाउन नहीं चाहिए। आई डू कुकिंग ऑल्सो। ओके, तो चलो इस बात पे वर्ड पावर कर लिया जाए। एक वर्ड पावर कवर कर लेंगे। मेरे पढ़ने के बाद रेस्ट करके आफ्टरनून में आप पढ़ेंगे। आप गुस्सा हो रहे होगे कि क्या हमारा यही काम बच गया इंग्लिश पढ़ने का। आई हैव सम डाउट, शुभा बोल रहे हैं। आई एम नॉट हाउस वाइफ हूँ, हाउस मेकर, जो भी समझ लो, हाउस वाइफ, हाउस मेकर। लॉकडाउन में क्लास ले लेके झाड़ू भी लगाया है, पोछा भी लगाया है लास्ट 3-4 मंथ्स में, जब लॉकडाउन चल रहा था। आई यूज्ड टू टेक अ क्लास, देन आई यूज्ड टू कुक। यूट्यूब के पहले झाड़ू हो जाता था, फिर यूट्यूब के क्लास लेने के बाद पोछा होता था। दैट वाज अ वेरी टफ टाइम। टेस्टी हो गया, टेस्टी हो गया है। दैट वाज अ वेरी टफ टाइम, बट नाउ द मेड्स आर कमिंग। अब तो ठीक है। एक छोटा वाला करवा रही हूँ, इसमें तो बहुत, इसको अच्छे से समझाना हो। अच्छा चलो, ये हो गया है। पोजेशन बता दीजिए। बड़ी मेहनत किया है लॉकडाउन में राहुल, यू आर राइट। अब थोड़ा आराम हो गया है। सबने किया है, सबकी मम्मा, सिस्टर, ब्रो लोगों ने तो सिर्फ, इनफैक्ट बॉयज ने भी किया हो, बॉयज ने भी किया। तो टाइम लगेगा। चलो कुछ डाउट्स है तो पूछ लो, कुछ डाउट वगैरह है पूछ सकते हो। एक बार आपका सारा आ जाए ना, सारा बच्चों का टेलीग्राम से मैक्सिमम बच्चे जुड़ जाएं, मैक्सिमम बच्चे जुड़ जाएं। करियर विल पे बस मैंने एक ही बैच पढ़ाया, उसके बाद तो मैंने अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया।
अन अकेडमी ज्वाइन कर लिया और माय ड्रीम कि मैं अपना ऐप शुरू कर दूं, और अपना ऐप शुरू किया और मुझे नहीं पता था कि सारा कंट्रीब्यूशन आप लोगों का है। मुझे नहीं पता था कि मेरी पहली बैच में मुझे मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। क्योंकि जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हो ना, वेन एवर यू स्टार्ट अ न्यू वर्क, चाहे आप 10 साल 15 साल 12-13 साल तो पढ़ाते हुए हो गए, मुझे पढ़ा रही थी मैं सब जगह, बट सब जगह मैं पढ़ा के सिर्फ आ जा रही थी। बट अपने बैच में अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है, बहुत सारी चीज़ें मुझे ऑनलाइन सीखना भी होता है। ओके, ऑनलाइन सीखा भी मैंने। तो थोड़ा सा मुझे था कि पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स आएगा, अपना बैच है और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मुझे बच्चों का मिला, तो अन अकेडमी को प्रॉब्लम हो रहा था। तो देन आई डिसाइडेड कि इतने अच्छे रिस्पॉन्स के बाद व्हाई विल आई मूव बैक। अब मैं पीछे नहीं हट सकती, उनको दिक्कत है तो आई विल नॉट मूव बैक। ठीक है, इवन इफ आई लीव अन अकेडमी मुझे छोड़ना भी पड़े, ओके, अन अकेडमी मुझे छोड़ना भी पड़े, तो आई विल नॉट लीव माई ऐप से। अब मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ, क्योंकि मैंने अभी बहुत सारा चीज सोचा है इस ऐप पे, स्पोकन के लिए, बैंकिंग के लिए, मेंस के लिए, तो अब तो मैं पीछे नहीं हट सकती। हाँ, और मेरे बच्चे मेरा साथ देंगे। और जहाँ भी मैंने पढ़ाया है, एक चीज ध्यान रखा है, कभी स्टूडेंट्स के साथ इनजस्टिस नहीं किया है। पैरामाउंट में भी पढ़ाया था, सब भूलकर अपने सारे बैचेस खत्म किए। तो अन अकेडमी में भी मैं अगर छोड़ूंगी, ठीक है, अन अकेडमी में मैं छोड़ूंगी, लेकिन मेरे जितने इवन न्यू बैच नहीं स्टार्ट करूंगी, बट जितने एग्जिस्टिंग है उसको तो बहुत ग्रेसफुली बिना हड़बड़ी में कंप्लीट करूँ, बिकॉज माई अकाउंटेबिलिटी इज यू पीपल। तो वो सब तो मैं पूरा खत्म कर लूंगी, बट अपने आप तो रहेगा। यस, आई विल सपोर्ट, आई नो यू पीपल विल सपोर्ट मी। मेरे स्ट्रेंथ तो आप ही लोग हो ना, हम लोग आपके साथ है। चलो फिर एंड करती हूँ अब, ठीक है यार। ये नंबर, आज मेरा मन हुआ आप लोगों से बातें करने का। मैं एक नंबर था, कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, ये नंबर नोट कर लेना। जिन जिन बच्चों को ये नंबर नोट कर लेना। जिन बच्चों को टेलीग्राम लिंक पे जुड़ने में दिक्कत हो रही है, इस नंबर पे अपना, या तो अपना नंबर भेज दो इस नंबर पे, वो आपको जोड़ देंगे। ये विकास भाई है, ये आपको जोड़ देंगे, ठीक है, या कॉल कर लेना। लेकिन जिसके पास मेल आया है ना, जिसके पास मेल आया है और टेलीग्राम भी है, तो वो तो जुड़ सकते हैं। वीडियो क्वालिटी का बात कर लिया है तुषार, मैंने आपको और भी बहुत सारा ऑप्शंस दे रही हूँ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का डिमांड है जो थोड़े रूरल एरियाज में है, जिनका बफरिंग हो रहा है, थोड़ा सा और नीचे वाला क्वालिटी चाहिए, वो सब हो जाएगा। मैं भी तो सीख रही हूँ ना। चलो अब फाइनली एंड करती हूँ। प्रैक्टिस बैच जल्दी लाइए। हाँ, समझ सकती हूँ, अभी सब चीज ठीक हो रही है तो प्रैक्टिस बैच आ भी गया हो। जल रहे हैं मेरे बैच से, पता नहीं क्यों। छोटा सा हाउस है, पहली बार स्टार्ट किया है, और ये सब बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है ये सब। ओके, तो चलो कल हम लोग मॉडल वर्ब स्टार्ट करेंगे। I live in Guwahati. Okay, this is the beauty of the batch. We have people from Andaman. There are many students abroad भी है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बट हमारे लिए उनके पास ये बैच नहीं है, अब्रॉड वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं। आई एम फ्रॉम दार्जिलिंग। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस 9:30 UC लाइव का बैच। पूरे इंडिया साथ है, और अब क्या चाहिए, इंडिया के विशेष है।